नमस्कार, आप देख रहे हैं मेजबान न्यूज में हूं आपके साथ पूजा सिंह। और आज की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी में उत्साह अपने पूरे चरम पर है। जिस तरीके से बंगाल का चुनाव जीता है बीजेपी ने, उसके बाद हौसले बुलंद है और जुनून पूरा है, कॉन्फिडेंस हाई है। तो समझ सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में एक और ही एडिशन होगा, यानी कि बीजेपी और जोर जोर से काम करेगी। और हम बात करते हैं अगर अगले साल यानी कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव उत्तर प्रदेश का माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल भी है। और अगर हम आज की बात करते हैं तो आज दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली, नितिन नबीन जी से उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद उनकी मुलाकात उससे पहले जो हुई है गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। और कहा जा रहा है कि किस तरीके से कैबिनेट का विस्तार तो किया गया है, लेकिन किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, किसको क्या मंत्रालय दिया जाए, इस पर मंत्रणा हुई है। और ये तमाम गणित जो है इस आधार पर हो रहा है कि जिसको भी कैबिनेट में जगह मिली है, जिसको जो मंत्रालय मिलेगा, उसका आने वाले विधानसभा चुनावों पर सीधा असर पड़ेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी। प्रोफेसर साहब, आज की मीटिंग की बात हम करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, नितिन नबीन जी से मुलाकात की। नितिन नबीन जी की बात करें तो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के अंदर जो है, इस कार्यकाल के अंदर जो पहला बड़ा चुनाव जीता है पश्चिम बंगाल का जीता है। और अमित शाह तो वैसे ही बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। इन तीनों की इस मीटिंग का क्या मतलब है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार में जो नए मंत्री शामिल हुए हैं, उनके विभागों के बंटवारे के अलावा मुझे लगता है जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो प्रदेश इकाई है या जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं, उनका भी पुनर्गठन होना है, उस पर भी व्यापक चर्चा हुई होगी। इसके अलावा आप देखिए कि अब 2027 के चुनाव में अगर अधिसूचना के दिन से देखा जाए तो 9 महीने का समय, 8-9 महीने का समय बचा हुआ है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने सारे जो आप कहें कि चुनावी मशीनरी है, उसको एक करना चाहती है, उसको एक मुस्त जो है तैयार रखना चाहती है। क्योंकि 2024 में जिस प्रकार से एक आप कहें कि एक झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, वो वापस अपने नए समीकरणों के साथ, सामाजिक समीकरणों के साथ, नए जोश के साथ, मुझे लगता है नितिन नबीन के आने के बाद जो प्रदेश इकाई होगी उसमें भी कुछ युवा और जो है चेहरों के और फ्रेश चेहरों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में अब प्रदेश से लेके बूथ स्तर तक, क्योंकि कुछ जिला इकाइयां गठित हो गई हैं, तो प्रदेश से लेके बूथ स्तर तक किस प्रकार से उसमें फेरबदल किया जाए, किस प्रकार से जो है, इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हुई होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन एक तरीके से चाणक्य उनको बोला जाता है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल जिसकी आपने चर्चा की, एक अनिश्चित जैसा वो टारगेट लग रहा था, वो लक्ष्य लग रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो किला भी भेद पाने में सफल रही। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है, इससे भारतीय जनता पार्टी एक और संदेश देना चाहती है कि जो बार बार, और वो तमाम आलोचक जो बार बार ये प्रश्न उठाते हैं कि नहीं केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व में जो है मतभेद है, या जो है इस प्रश्न पर तो मैं आने वाली थी, इस प्रश्न पर तो मैं खुद ही आने वाली थी कि अक्सर ये बात कही जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तस्वीर कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है। इस बारे में बताएं कि बदलाव कैसे आया है, क्या ये दोस्ती कराने में आरएसएस का हाथ माना जाए? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार विपक्षी दल छोड़ दीजिए, पार्टी में भी कुछ लोगों को उनकी सफलता बर्दाश्त नहीं होती, और वो लोग ही इस तरीके की खबरों के पीछे रहे हैं। तो और बार बार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ में विश्वास जताता रहा है, और यही वजह है कि वो 17 का चुनाव हो चाहे 22 का चुनाव हो, जीतने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। 2024 में कहीं ये जो संदेश आम जनमानस में चला गया कि नहीं, एक मतभेद है, और उसके पीछे मुझे लगता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है।
उस एक गलत संदेश ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वही एक कारण था जो झटका लगा 2024 में, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके लिए बहुत ही उत्तर प्रदेश किसी भी राजनीतिक दल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है राजनीतिक रूप से, क्योंकि यहाँ से 80 सीटें जो है लोकसभा में जाती हैं, और आप देखें कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर नहीं थी। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 के आंकड़े पे रुक गई। तो ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता शीर्ष नेतृत्व, और ये साफ कर देना चाहता है कि अगर आप 2027 में वापस जो है पूरे एक आप कहें कि प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो 2029 का रास्ता आपके लिए अत्यंत आसान होगा। और यही वजह है कि जो तमाम गॉसिप कहें, मिस इन्फॉर्मेशन कहें, ये उठता रहती है बातें कि नहीं शीर्ष नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ जी में कोई मतभेद है। मुझे लगता है कि ये मीटिंग उस दिशा में, ये ऐसे संदेशों को खारिज करने के दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार ये बात होती है कि नहीं नहीं गृह मंत्री के साथ ही कोई मतभेद है। मुझे लगता है कि इस और तमाम ऐसी मीटिंग्स आप देखिए कि जब भी योगी आदित्यनाथ किसी राजनीतिक यात्रा पे दिल्ली जाते हैं तो वो गृह मंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, पहले जेपी नड्डा थे उनसे मुलाकात होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है अगर वो उपलब्ध रहते हैं तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व या योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कभी ये संदेश नहीं दिया गया। लेकिन कुछ लोग जिनको एक आप कहें कि एक बढ़ता राजनीतिक कद, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के बाद हुआ है, कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता, और पार्टी में भी कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं उनको जितना के वो हकदार थे उससे कम मिला है। तो ये सुर उठते रहते हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व अगर ये संदेश देने में कामयाब रहा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य तक एक है, और एक साथ एक संगठन और एक जो है नेतृत्व में लड़ रही है, तो मुझे लगता है कि 2027 जीतना बहुत मुश्किल नहीं होगा। जी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जानना चाहूंगी कि उनका एक दिन अचानक से मुख्यमंत्री बनना, जो कि कभी बाहरी कहे जाते थे, बीजेपी के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं। आज बीजेपी के कद्दावर नेता है, आज उनकी इमेज जो है वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पसंद की जाती है। उनके काम करने का तरीका, जो ऑपोजिट पार्टियां हैं जिन राज्यों के अंदर उनकी सरकार है, वो भी उनके काम करने के तरीके को अपनाती हैं। खास तौर से अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जो उनका काम करने का तरीका है वो अपनाए जाते हैं। तो थोड़ा आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर आप बता पाए, आप खुद भी पत्रकार रहे हैं, अभी गोरखपुर में भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं, तो आपकी स्टडी, आपकी नॉलेज, आपकी रिसर्च काफी अच्छी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सीएम बनना, ये इस बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या कहानी थी, कहां से शुरू होती है, और आज की हम जो तस्वीर देखते हैं बीजेपी की, हम कल्पना नहीं कर सकते यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के बना। नहीं, देखिए 2017 में जब मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को एक मुख्यमंत्री के रूप में चुना, और इतने राजनीतिक रूप से जटिल राज हुआ, तो सभी लोग, ज्यादातर लोग जो योगी आदित्यनाथ को नहीं जानते थे, वो आश्चर्यचकित हुए। और एक बहुत बड़ा वर्ग, बौद्धिक वर्ग भी, राजनीतिक वर्ग भी, उन्होंने प्रश्न उठाया कि एक गेरुआ वस्त्रधारी किस तरीके से राजनीतिक रूप से इतने जटिल राज्य को संभाल पाएगा, उसके पास क्या प्रशासनिक क्षमता होगी, क्या राजनीतिक कुशलता होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज अगर हम पीछे जाके देखें तो इन सब आशंकाओं को निराधार साबित किया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस व्यक्ति में विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस व्यक्ति में विश्वास जताया, वो उस विश्वास पे खरा उतरे। कई बार ये चर्चा होती है कि क्यों चुना गया, और इसमें एकदम बहुत साफ बात है कि जिस प्रकार से 1998 में लोकसभा में पहली बार सबसे युवा सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, उसके बाद से जितनी मजबूती से
वो पूर्वांचल की समस्याएं, उत्तर प्रदेश की समस्याएं, चाहे इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की हर साल मौत की समस्या, गोरखपुर में बंद कारखाने की समस्या, गोरखपुर में एम्स खोलने की जो जो मांग, इसके अलावा मऊ तक जाकर उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध था, जो माफिया था, उसके खिलाफ अकेले लड़ना। और एक समय था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी चुनौती दी, क्योंकि उनको लगता था कि जो भारतीय जनता पार्टी वो जिस मजबूती के साथ इस माफिया तंत्र से जो अपराधियों का राजनीतिकरण बड़े स्तर पे जो है पिछले कालखंड में हुआ, पिछली सरकारों के दौरान हुआ, कि वो राज्य की सत्ता जो है कहीं न कहीं संचालित करते हुए दिखाई दिए। तो इस जो है दृढ़ जो एक आप कहें दृढ़ संकल्प, आप इस मजबूत इच्छा शक्ति को पहचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस वजह से उनको मुख्यमंत्री चुना गया। कई बार मुख्यमंत्री चुनने के पहले जो इस क्षेत्र के सांसद प्रधानमंत्री से जो है शिकायत करते थे कि क्यों उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, उनसे ज्यादा बार हम सांसद हैं और हमें उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको साफ शब्दों में कहा था कि क्या आप इतनी मजबूती से वहां के स्थानीय क्षेत्रीय समस्याओं से आप लड़ रहे हैं? क्या इतनी मजबूती से जो एक वैचारिक आप कहें कि जो प्रतिबद्धता है वो क्या आपकी रही है? जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने और उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने जो एक राम जन्मभूमि आंदोलन था, उसको एक हिंदुत्व, जो आप कहें कि जो हिंदुत्व को एकदम बाकी जो जातियां थी, जो कमजोर वर्ग जिनको हम मानते हैं, जो अति पिछड़ी दलित जातियां थी, उनसे जोड़ा। तो एक नया जो है उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण बैठाने की कोशिश की। और उसी पृष्ठभूमि में 2013 में जब अमित शाह जो एक आप कहें कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बन के उत्तर प्रदेश में आए, और उन्होंने उसी जो जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की। जो स्थापित जो जाति व्यवस्था थी, जो वन कास्ट डोमिनेंस था, चाहे यादव का चाहे जाटो दलित का, उसको किस प्रकार से तोड़ा जाए और छोटी छोटी जातियों को अपने पक्ष में लाया जाए, जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन का फायदा नहीं उठा पाए। और उसी का नतीजा रहा कि 2014 में भारी जो है बहुमत से जो है लोकसभा चुनाव जीता, 2017 में जीता। उसके बाद 2022 का चुनाव निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे भी लड़ा गया, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से जो शासन व्यवस्था संभाली, जो उन्होंने खुद एक सांसद के रूप में रह के जो असुरक्षा महसूस की थी, लोगों के बीच जाकर जो एक लोगों की असुरक्षा महसूस की थी संगठित माफियाओं से, संगठित अपराध से, उसके खिलाफ जो उन्होंने मुहिम चलाई। और देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी स्पष्टवादिता उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो आम जनमानस के बीच में उनको लोकप्रिय बनाती है। और इसीलिए वो तो विधानसभा में भी उन्होंने बोला कि मैं सन्यासी हूं, संत हूं, इसलिए सत्य बोलने की हिम्मत रखता हूं। तो वो जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोगों को सीधे उनसे कनेक्ट करता है, उनसे जोड़ता है। और उनका एक जो दृढ़ निश्चय है कि जो निर्णय ले लिया उस पर वो अडिग रहते हैं। तो अगर उन्होंने विधानसभा में कहा कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, उसका मतलब वो उसको अपनी नीति में अपनाते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कानून व्यवस्था को, आप कहें कि उत्तर प्रदेश में मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ी जो है आर्थिक नीति उनकी कानून व्यवस्था रही, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कानून का राज स्थापित किया, और वही वजह है कि आज देश भर से जो निवेश है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो निवेश है, जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वो उसका कारण कानून व्यवस्था है। उसका कारण कि सिर्फ आम जनमानस नहीं, जो उद्योगपति अपनी पूंजी लगा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहा है। वो अपने आप को सेफ महसूस करता है कि कानून व्यवस्था ठीक है तो मेरा काम भी ठीक रहेगा। हमने वक्त वक्त पर देखा है कि भले ही बीजेपी की तरफ से ये इंडिकेशन भले ही ना दिए गए हों, लेकिन आपने कहा है कि कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन चलते रहते हैं कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस तरह की खबरें आती रहती
करती है। लेकिन हमने हमेशा ये देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि महंत हैं, संत हैं, उनका जो साथ उनका जो दिया जा रहा है वो आरएसएस द्वारा दिया जा रहा है। आरएसएस ने कहा है कि जो योगी के खिलाफ बगावत करेगा उसे आरएसएस के खिलाफ बगावत मानी जाएगी। ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। तो क्या माने कि ये जो तस्वीर बदलती हुई हम देख रहे हैं, या जो तस्वीर हमारे सामने अब ज्यादा बेहतर तरीके से आ रही है केंद्र और राज्य सरकार के सामंजस्य की, उसमें आरएसएस की भूमिका है? जी, हेलो। जी जी, आ रही मेरी आवाज? जी जी जी, प्लीज प्लीज। हाँ देखिए, ये बहुत साफ है कि आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो व्यक्ति उसके द्वारा निर्धारित जो कार्यक्रम है, जो उनका एजेंडा है, उसको लागू करने में सबसे सक्षम होता है, आरएसएस उसको चुनती है। हम सबको याद होगा किस प्रकार से आरएसएस ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का चयन किया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय शीर्ष नेता और वरिष्ठता के क्रम में अगर देखें तो उनसे ज्यादा वरिष्ठ थे, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने को लगा कि प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी ही उसके एजेंडे को व्यापक स्तर पे पूरे देश में लागू कर पाने में सक्षम, तो उन्होंने उनको चुना। आज वही एकदम सिर्फ और सिर्फ वही उद्देश्य है आरएसएस का, योगी आदित्यनाथ का साथ और समर्थन देने का, कि उनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ऐसे समाज की रचना कर रहे हैं जो आरएसएस जिसकी अपनी परिकल्पना किया है, आरएसएस का जो विजन रहा है, उसकी जो दृष्टि रही है, यही प्रमुख कारण है। तमाम लोग बात करते हैं कि नहीं, इन योगी जी का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है आरएसएस का। ये सारी बातें जो है एक निराधार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक महंत है, एक संत है, और उन्होंने हमेशा से, और उनके गुरु ने, उनके दादा गुरु ने, अगर हम महंत अवैधनाथ जी की बात करें, महंत दिग्विजय नाथ जी की बात करें, सबने जो है आरएसएस और तब उस समय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का व्यापक पुरजोर और मजबूती से जो है समर्थन किया। और उसको अगर हम गोरखनाथ पीठ की बात करें तो किस प्रकार से पूर्वांचल में एक आप सामाजिक और जो शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करके एक पृष्ठभूमि बनाई, और जैसा अभी हमने राम जन्मभूमि की चर्चा, तो इसी वजह से ये बहुत ही इसमें बहुत ही कोई सोचने की बात नहीं है कि आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है कि उसके विचार का पूरे देश में विस्तार करने में, या उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल विस्तार करने में योगी आदित्यनाथ से बेहतर विकल्प कोई उनके पास नहीं है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी साफ है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से बेहतर विकल्प उनके पास कोई नहीं है, जो पार्टी की विचारधारा को जो है आगे बढ़ा सके, जो उसके साथ ही जो एक विकास है, जो आम जनमानस की समस्याएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, अंत्योदय की जो जरूरतें हैं, उनको मजबूती से पूरा कर सके। और योगी आदित्यनाथ वो कर पाने में उसमें सफल दिखते हैं, और यही वजह है कि तमाम अटकलों के बावजूद, तमाम जो है आप उसको गॉसिप कहें, तमाम जो मिस इन्फॉर्मेशन कहें, उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूती के साथ जो है अपने जो है दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी काम करने की प्रणाली है, जिस तरीके का उनका काम करने का तरीका है, खासकर से हम जो बात करते हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ काम करने की जो उनकी प्रक्रिया है, तरीका है उनका, वो कहीं ना कहीं सभी एडमायर करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, सीएम योगी जो बोलते हैं वही करते हैं, और शायद एक शासक के लिए ये होना भी चाहिए कि एक क्लियर मैसेज जो है अपनी जनता के बीच में देना चाहिए, और शायद 2027 की ये बुनियाद भी बनेगा। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा बातचीत के लिए। वक्त नहीं है कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच आपका।